अब भारतीय खिलाड़ी देखना है किस तरीके से प्रदर्शन देते हैं अंतिम दिन पर आते हुए। अंतिम दिन पर आते हुए आवश्यकता होगी कि सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा भारतीय टीम को एक तेज शुरुआत दिलाए, लेकिन वो तेज शुरुआत मिलना थोड़ी मुश्किल नजर आता है क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलियन टीम है। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ जरूर भारतीय टीम ने तेज बल्लेबाजी की थी, 10 ओवरों में 100 रन बना दिए थे उनके साथ टेस्ट मैच खेलते हुए, लेकिन उस तरीके की बल्लेबाजी क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो पाएगी, अब ये देखने वाली बात होगी। भारत के लिए एक अच्छी खबर जो नजर आ सकती है वो अब यही है कि गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम के मिचेल स्टार्क थोड़े बहुत चोटिल महसूस कर रहे थे पिछले पारी में अगर देखा जाए तो शुरुआती नई गेंद के साथ तो मिचेल स्टार्क ने काफी सारी गेंदबाजी की, लेकिन जब 80 ओवरों के बाद जब नीतीश रेड्डी बल्लेबाजी कर रहे थे, जब वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे, 80 ओवरों के बाद जब नया गेंद उपलब्ध हुआ था तो केवल 4 ही ओवर की गेंदबाजी कर पाए थे मिचेल स्टार्क। उन्हें पीठ में खिंचाव महसूस हुआ था। तो अगर एक और बार गेंदबाजी करने के लिए आते हैं स्टार्क दूसरी पारी में और कोई अगर खिंचाव उन्हें महसूस होता है तो ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम शायद अपने 2 ही तेज गेंदबाजों के साथ खेल रही हो, जिसमें पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड हो। फिर भारतीय टीम के लिए और भी आसान हो सकता है रन चेस, लेकिन देखना है क्या उस तरीके से परेशानी में है मिचेल स्टार्क। वो कहीं ना कहीं दूसरे पारी में जब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे तभी ही पता चलेगा। लेकिन भारतीय टीम ने कहीं ना कहीं एक और बार जो मजबूती हासिल की थी नीतीश रेड्डी के बदौलत, वाशिंगटन सुंदर के बदौलत, जसप्रीत बुमराह के बढ़िया गेंदबाजी के बदौलत, सिराज के बढ़िया गेंदबाजी के बदौलत 91 पर 6 था ऑस्ट्रेलियन टीम का स्कोर और आवश्यकता थी भारतीय टीम को कि 120-130 तक ऑल आउट कर दिया जाए, लेकिन जो मजबूती भारत ने हासिल की थी वो एक और बार गवा दी है। और अब ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अगर देखा जाए दांव पर नजर आता है, जिसमें ज्यादा हावी अब ऑस्ट्रेलियन टीम नजर आ रही है, ज्यादा नियंत्रण में ऑस्ट्रेलियन टीम नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय टीम जब जोखिम उठाने के लिए जाएगी, बल्लेबाज जोखिम उठाएंगे तब विकेट होने के भी आसार है। और अगर कहीं ऐसा हो जाता है, मानिए कि अगर भारतीय टीम जल्द से जल्द रन बनाते हुए अच्छी शुरुआत ले लेती है तो कहीं ना कहीं फिर ऑस्ट्रेलियन टीम भी ड्रॉ की तरफ मुकाबले को ले जा सकती है। और ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है कि अगर ऑस्ट्रेलियन टीम मुकाबले को ड्रॉ कराना चाहती है, मानिए कि अगर अंतिम सेशन में भारतीय टीम को 100 रन बनाने हैं और कहीं ना कहीं 30 ओवरों का खेल बचा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम थोड़ी बहुत धीमी गेंदबाजी करे, ओवर रेट धीमा रखे, भले ही उस चक्कर में फिर ओवर रेट की पेनल्टी ऑस्ट्रेलिया को बैठ जाए जो कि उतने अंक नहीं घटाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हार से ज्यादा नुकसान होगा, ये ऑस्ट्रेलियन टीम को पता है। तो अगर ऐसा कहीं समीकरण बन जाता है अंतिम सेशन में जाते हुए, अंतिम सत्र में जाते हुए 5वें दिन पर कि यहाँ पर 30 ओवरों में या फिर 25 ओवरों में 100 रनों की आवश्यकता है भारतीय टीम को, तो ऑस्ट्रेलियन टीम अपना ओवर रेट भी धीमा कर सकती है ताकि उतने ओवर्स ही डाले ना जा पाए और भले ही फिर मुकाबला ड्रॉ हो जाए, उस मामले में दोनों टीमों में अंक बांटे मिलाकर अंक तालिका जो होगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, उसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत से आगे ही बनी रहेगी। और खास करके क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इस श्रृंखला के बाद श्रीलंका के खिलाफ भी 2 मैच खेलने हैं श्रीलंका जाकर, तो उनके पास वो और 2 मुकाबले हैं अपने अंक जुटाने के लिए, लेकिन भारतीय टीम के पास उस तरीके का मौका नहीं है। भारतीय टीम के लिए ये आखिरी श्रृंखला है और इसी के चलते बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने हैं। हालांकि श्रीलंका को भी श्रीलंका में जाकर हराना कोई आसान बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब न्यूजीलैंड की टीम भारतीय घर पर आई थी, भारतीय दौरे पर आई थी, 3-0 से जब भारत को हरा कर गई, उससे पहले न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका भी गई थी और श्रीलंका ने उन्हें 2-0 से हरा दिया था। तो जब विदेशी टीम आती है श्रीलंका जैसे देश में जहां पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है काफी ज्यादा, तो जीतना इतना आसान नहीं होता है। और इसी के चलते ऑस्ट्रेलियन टीम भी इस मुकाबले को जीतना चाहती है, क्योंकि श्रीलंका में क्या होगा ये वो भी नहीं जानते हैं। लेकिन भारतीय टीम अगर ये मुकाबला नहीं जीत पाई तो श्रीलंका के नतीजे पर जरूर निर्भर रहना होगा, जो कि फरवरी में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में श्रृंखला खेली जाएगी। लेकिन फिलहाल इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा पर सभी नजरें होने वाली हैं। रोहित शर्मा पूरे दिन अगर देखा जाए चौथे दिन पर शुरुआती दोनों सेशंस में ज्यादा हाव भाव नहीं दिखा रहे थे, ज्यादा उत्सुक नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन तीसरे सेशन में आते हुए चौथे दिन के बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ कप्तानी कर रहे थे, फील्ड पर बने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें अब जीत नजर आ रही है और वो जीत पूरी तरीके से इस मुकाबले को चाहते हैं। देखना है क्या 5वें दिन पर आते हुए उस तरीके से शुरुआत ले पाते हैं रोहित शर्मा, उन्हीं को कहीं ना कहीं सलामी बल्लेबाजी करते हुए तेज शुरुआत दिलानी है, या देखना है बल्लेबाजी क्रम में ऐसा परिवर्तन किया जाता है जहां पर यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल सलामी बल्लेबाजी करे, तीसरे नंबर पर शायद रोहित शर्मा आ जाए या फिर तीसरे नंबर पर नीतीश रेड्डी को भेज दिया जाए, क्योंकि पिछले पारी में भी रेड्डी ने भले ही शतक बना दिया हो, 114 रनों की पारी लगा दी हो, उनके पूरे बल्लेबाजी की काबिलियत का इस्तेमाल नहीं हो पाया। रेड्डी काफी ज्यादा अंत में जाकर जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनके साथ गेंदबाज आ जाते हैं बल्लेबाजी करने के लिए और फिर वो खुलकर अपनी बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं, सिंगल नहीं ले पाते हैं, डबल नहीं ले पाते, और इसके चलते उनकी पूरी काबिलियत का फायदा भारतीय टीम को नहीं मिल पा रहा है। तो जल्द से जल्द परिवर्तन करना आवश्यक है भारतीय टीम को अपने बल्लेबाजी क्रम में। जिस तरीके से पिछले पारी में प्रदर्शन हुआ है उस कहीं ना कहीं सबूत मिल चुका है कि नीतीश रेड्डी एक लंबी पारी खेल सकते हैं, तेज बल्लेबाजी भी कर जाते हैं। नीतीश रेड्डी ने आईपीएल में भी काफी जबरदस्त प्रदर्शन दिया था, भारतीय टीम के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय टी20 जो श्रृंखला खेली थी उन्होंने अपने डेब्यू श्रृंखला में भी तेज बल्लेबाजी कर दिखाई थी, तो उस तरीके से भी वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज है, इस श्रृंखला के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है भारतीय टीम के, तो उन्हें ऊपर उतारना जरूरी है, जहां पर
कम दबाव में फिर नीतीश रेड्डी बल्लेबाजी करेंगे और कम दबाव में शायद और भी ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करते हुए लंबी पारी खेल पाएंगे और भारतीय टीम को बेहतर शुरुआत दे पाएंगे, अच्छी योगदान दे पाएंगे। देखना है किस तरीके से 5वें दिन का खेल नजर आता है। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आते नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम को 10वें विकेट की आवश्यकता है। देखना है कि ऑस्ट्रेलियन टीम 10वें विकेट के लिए बल्लेबाजी करने के लिए आती भी है या फिर सीधा डिक्लेरेशन करते हुए भारतीय टीम को 5वें दिन की शुरुआत पर पहले सत्र में बुलाती है बल्लेबाजी करने के लिए। अभी जुड़ रहे हैं दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जा रहा है यह चौथा टेस्ट मैच। अब अपने चौथे दिन के अंत पर जब देखा जा रहा है तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने 333 रनों की बढ़त ले ली है और 5वें दिन पर जब भारतीय टीम अब आने वाली है तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को आवश्यकता होने वाली है ऐसे टारगेट को हासिल करने की जो काफी मुश्किल होता है एक दिन में रन बनाना, और खास करके टेस्ट मैच के न केवल एक दिन में वो रन बनाने हैं लेकिन टेस्ट मैच के वो अंतिम दिन पर जाकर रन बनाने हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम ने इस तरीके की तेज बल्लेबाजी इससे पहले इस साल नहीं की है। आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 2 दिनों में जो भारतीय टीम ने नतीजा हासिल किया था, बारिश के चलते काफी सारा खेल नहीं हो पाया था उस मुकाबले में, तो अंत में जाकर तेज बल्लेबाजी करनी पड़ी थी। भारतीय टीम ने शुरुआती समय में खास करके रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ने तो 10 और 11 का भी रन रेट छुआ था और उसकी मदद से भारत ने काफी तेजी से रन बनाए थे। लेकिन वो बांग्लादेश की टीम थी भारत के सामने, ये ऑस्ट्रेलियन टीम है भारत के सामने, ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस होने वाली है भारत के सामने और 5वें दिन पर बल्लेबाजी करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब भारतीय टीम ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए पहले पारी में 369 रन लगाए, ये भी काफी बड़ा प्रदर्शन आया नीतीश रेड्डी की तरफ से और साथ ही में वॉशिंगटन सुंदर की तरफ से। यशस्वी जायसवाल ने 80 रनों की पारी लगाई थी। इसके बदौलत भारतीय टीम ने 369 रन लगाकर 105 रनों की केवल बढ़त दी ऑस्ट्रेलियाई टीम को, लेकिन ये 105 रन भी काफी सारे रन हैं। आप देखेंगे अब किस तरीके से भले ही ऑस्ट्रेलियन टीम ने दूसरी पारी में केवल 228 बनाए हैं, लेकिन इस 105 की बढ़त की मदद से जो टारगेट भारतीय टीम को मिलने वाला है ये 300 रनों के पार 350 तक जाता नजर आ रहा है। और भारतीय टीम के लिए बड़ी परेशानी अब ये भी रही है कि जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी करते हुए विकेट लेना शुरू किया, दूसरे पारी में अगर ऑस्ट्रेलियन टीम का हाल देखा जाए तो काफी खराब नजर आ रहा था। शुरुआत काफी खराब हुई थी ऑस्ट्रेलियाई टीम की, लगातार जसप्रीत बुमराह विकेट ले पा रहे थे और खास बात यह थी कि मोहम्मद सिराज भी विकेट ले पा रहे थे। और जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज एक साथ गेंदबाजी करते हुए विकेट ले रहे थे, काफी जल्दी ऑस्ट्रेलियन टीम की पारी बिखरना शुरू हो चुकी थी। अगर ऑस्ट्रेलियन टीम के स्कोर कार्ड पर नजर डाली जाए तो आप देखेंगे सैम कॉन्स्टास 8 रनों पर आउट हो गए थे। जसप्रीत बुमराह ने इन्हें बोल्ड किया था। उस्मान ख्वाजा 21 रनों पर बोल्ड करते हुए नजर आए थे मोहम्मद सिराज के हाथों। मोहम्मद सिराज ने गेंद सीधा फुल पिच डाली थी, बल्लेबाज ड्राइव करने के लिए गए थे, पैड और बैट के बीच में से गेंद चली गई थी और बोल्ड हो गए थे उस्मान ख्वाजा। लबुशेन हालांकि एक लंबी पारी खेल गए, मार्नस लबुशेन जो कि पिछले पारी में भी अर्धशतक लगाकर 72 रन बना गए थे, इस पारी में भी 70 रन बना गए। पिछले पारी में स्टीवन स्मिथ हालांकि जो शतक लगाने वाले बल्लेबाज थे वो इस पारी में जल्द से जल्द चलते कर दिए गए मोहम्मद सिराज की तरफ से 13 रनों पर। और यहां से जो विकेट गिरना शुरू हुए थे ऑस्ट्रेलियन टीम के, पारी बिखरना शुरू हो गई थी, गुच्छे में विकेट खोए। ट्रेविस हेड को जसप्रीत बुमराह ने 1 पर आउट किया, मिचेल मार्श को 0 पर आउट किया, एलेक्स केरी को 2 पर आउट किया और ये लगातार 3 विकेट ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और एलेक्स केरी के जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए। और एक